हेलो दोस्तों। यूपीएसआई 2025 की जो वैकेंसीज आई हैं उसका क्या नोटिफिकेशन है, उसका सिलेबस क्या है, उसके जो है क्वेश्चन पेपर कैसे आएंगे और उसकी बुक्स कौन कौन सी लें जिससे हमारी तैयारी हो जाए बढ़िया। ठीक है, हम इसकी पूरी डिटेल आज समझाएंगे और इसके ऑनलाइन क्लास भी चलाएंगे। ठीक है, यूट्यूब पे फ्री क्लास मेरे चलेंगे, आप देखते रहिएगा इसी चैनल पे। आप इसको सब्सक्राइब कर दिएगा, आपको पास रोज़ एक क्लास आएगा आपके पास, तो इसमें 4 सब्जेक्ट आएंगे, उन चारों सब्जेक्ट को हम पढ़ाएंगे। ठीक है, फिर उनके पेपर्स भी बताएंगे। तो चलिए पहले आज हम नोटिस, सिलेबस, क्वेश्चन पेपर और बुक्स को समझते हैं। तो 2025 का ये आया है आपका नोटिफिकेशन आया है यूपीएसआई का। यूपीएसआई जो है इसका जो एग्ज़ाम होगा 2025 का, तो क्या होगा इसमें देखते हैं हम। ठीक है, तो इसमें नोटिस समझते हैं, सिलेबस समझते हैं, क्वेश्चन पेपर समझते हैं, बुक्स को समझते हैं। तो पहले देखते हैं हम इसका नोटिस जो आया है उस नोटिस को समझते हैं। ये उसकी वेबसाइट से लिया गया है, उत्तर प्रदेश सरकार जो है पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड जो है उससे लिया गया है। ये ऑथेंटिक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, किसी तरीके से डुप्लीकेसी नहीं है। ठीक है, ओरिजिनल है ये। तो चलिए समझते हैं। 12 अगस्त 2025 को इसका नोटिफिकेशन आया था। 12 अगस्त 2025 को इसका नोटिफिकेशन आया था और इसमें जो है उत्तर प्रदेश एसआई जो है वो नागरिक पुलिस में महिला और पुरुष दोनों भर सकते हैं। ठीक है, यानी जनरल जो पुलिस होती है, नागरिक पुलिस जिसको कहा जाता है, उसमें मेल फीमेल दोनों भर सकते हैं। दूसरा है प्लाटून कमांडर, पीएसी जिसको बोला जाता है, उसमें केवल पुरुष भर सकते हैं। पुरुष भर सकते हैं एसआई की पोस्ट पर। और उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस, ठीक है, इसमें भी केवल पुरुष पुरुष भर सकते हैं, केवल मेल लोग भर सकते हैं, मेल। प्लाटून कमांडर जो है इसमें केवल पुरुष भर सकते हैं। महिला जो बटालियन है, महिला उप निरीक्षक बोली जाती है, इसमें महिलाएं भर सकती हैं। 4 प्रकार की वैकेंसी है इसमें एसआई की। और ज़्यादा वैकेंसी जो आपकी है वो नॉर्मल जो जनरल पुलिस होती है उसी की है, और वो वैकेंसी है आपकी 4242। 4242 जो है वो जनरल एसआई की है। उसके बाद प्लाटून वालों की है 135। फिर आपका जो है प्लाटून कमांडर, उसकी उपनिरीक्षक विशेष सुरक्षा बल में जो है वो 60 है। और महिलाओं की जो है वो 106 है। महिला बटालियन 106 पोस्टें हैं। तो टोटल जो पोस्टें आपकी है वो 4543 हैं। ठीक है, तो टोटल पोस्टें हम देख रहे हैं ये है, लेकिन अलग अलग कैटेगरी है। आप जब ऑनलाइन भरेंगे तो उसी हिसाब से आपको, ठीक है, फॉर्म जब भरिएगा तो पता चल जाएगा। फॉर्म जो इसका भरा जाएगा वो 12 अगस्त से इसकी ऑनलाइन शुरू होगी। ऑनलाइन आवेदन 12 से लेकर 11 सितंबर 11/9/2025 तक के इसका आवेदन किया जाएगा, यानी 1 महीने की डेट दी गई है। आप इसको आराम से फॉर्म भरिए और एग्ज़ाम उसके 1-2 महीने के बाद ही होगा, क्योंकि उसके बाद उसका कॉल लेटर बनेगा, फिर वो होगा। यानी आपको 3 महीने तैयारी के मिल जाएंगे। 3 महीने हम आपकी तैयारी करवा देंगे, डेली ऑनलाइन पढ़ाएंगे फ्री यूट्यूब। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसका आवेदन शुल्क जो रहेगा वो सामान्य ईडब्ल्यूएस अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 500 रुपये और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 400 रुपये। जो इसका शुल्क है, आवेदन शुल्क है, वो 500 रुपये। जनरल ईडब्ल्यूएस का मतलब होता है इकोनॉमिक वीक सेक्शन, ठीक है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। और अन्य पिछड़ा वर्ग, इनके लिए 500 रुपये और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 400 रुपये। फिर देखते हैं उपाधि, योग्यता क्या है, शैक्षिक योग्यता। नॉर्मल आप बैचलर डिग्री हो आपके पास, यानी स्नातक होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, चाहे वो बीए हो, बीएससी, बीकॉम, कोई भी हो, केवल ग्रेजुएट होना चाहिए, सिंपल। अधिमानी अहर्ता क्या है? अधिमानी अहर्ता तब देखी जाएगी जब आपके 2 कैंडिडेट या 2 से ज़्यादा कैंडिडेट सेम नंबर ले आते हैं, तो फिर देखा जाएगा किसी और ने और क्या कर रखा है। जैसे किसी ने डीए कर रखा है, कंप्यूटर कोर्स कर रखा है, प्रादेशिक सेना में 2 साल की अवधि यानी पीआरडी में दे रखी है, किसी ने 2 साल कर रखा है, या एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है, तो उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, वो सिलेक्ट माना जाएगा, दूसरा वाला निकाल दिया जाएगा जब सेम नंबर आएंगे तब की बात, वैसे नहीं है। ठीक है, एज क्या है, एज को समझ लें हम। 21 साल की उम्र है, 21 से लेके 28, यानी 21 साल से कम ना हो, 28 से ज़्यादा ना हो। ठीक है, 21 से 28 है, लेकिन सबको 3-3 साल का एक वेटेज दिया गया है। ठीक है,
3 साल जनरल, 3 साल ओबीसी, 3 साल एससी एसटी, तो मान के चलिए आपकी 31 साल हो गई, मर्ज हो गई, वो 31 साल हो गई, सभी वर्गों को 3 साल की छूट दी गई, यहाँ लिखा है। तो 3 साल की छूट हो गई, तो ये 31 हो गए, जनरल 31 हो गए, ओबीसी को जो है वो भी 31 हो गई। अनुसूचित जाति को 5 साल की छूट और दी जाती है, यानी एससी को जो है 5 साल और मिलते हैं, तो एससी के लिए हो गए 36 साल, यानी 36 ईयर हो गए एससी के। एसटी को भी 5 साल की छूट दी जाती है, तो उसके भी 36 साल हो गए। एसटी 36 साल, एससी 36 साल, और जनरल जो है वो 31 साल, ओबीसी 31 साल, ये 31 साल के हैं। ठीक है। उसके बाद अन्य पिछड़ा, अच्छा सॉरी, अन्य पिछड़ा वर्ग को भी 5 साल की छूट दी गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग के जो अभ्यर्थी है 5 साल, यानी अन्य पिछड़ा वर्ग भी जो है 36 साल, यानी ओबीसी जो है वो 36 ईयर है, केवल जनरल जो है वो 31 साल है। ठीक है। और उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारी के अभ्यर्थी जो है उनको भी 5 साल की छूट दी गई है, यानी उत्तर प्रदेश के जो कर्मचारी हैं, राज्य कर्मचारी, वो भी 36 साल तक भर सकते हैं। और भूतपूर्व सैनिक, उनको 3 साल की छूट दी गई है, 3 3 6, यानी उनको जो है 28 6 34, यानी भूतपूर्व सैनिक जो है वह 34 साल की उम्र तक भर सकते हैं। भूतपूर्व सैनिक जो है वो 34 साल की उम्र तक भर सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो सेवा सेना में की है उसको घटा दिया जाएगा। ठीक है। जैसे कोई मान लीजिए सेना में 20 साल की उम्र में गया है, अब वो 37 साल की उम्र में रिटायर हो गया। ठीक है। तो 17 साल उसने जॉब कर ली, लेकिन वो 17 साल रिड्यूस कर दी गई, यानी अभी उसकी उम्र 20 साल मानी जाएगी। तो 20 साल का मतलब ये हो गया कि 20 साल मान लीजिए, तो उसको जो है 21 साल मान लीजिए, तो 28 साल तक था, 3 साल यानी 6 साल की और छूट मिल गई, 28 से 34 साल तक वो दे सकता है। ठीक है। उतना घटा के हम उसमें जोड़ेंगे, ठीक, जो उसने नौकरी की थी वहाँ। नेक्स्ट है, अगर वैवाहिक स्थिति क्या होना चाहिए। अगर जो आपकी एक से अधिक पत्नियां हैं तो आप ले किसी भी गवर्नमेंट जॉब में आप मतलब भर नहीं सकते, एलिजिबल नहीं है। ठीक है। एक से ज़्यादा पत्नी या एक से ज़्यादा पति हो तो आप ये नौकरी नहीं कर सकते, बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा, फंस जाएंगे। ठीक है। कुछ ना करिए, फिर क्या करेंगे, एक से ज़्यादा बीवी अगर जो आपकी हैं तो आप क्या करेंगे, दोनों बीवी की सेवा करिए, तो दूसरा धंधा ढूंढिए, सेवा करिए। ठीक है, उधर मजे लीजिए। शारीरिक स्वास्थ्य, ऊंचाई, सीना, ये सब देखा जाएगा आपका। भर्ती की जो प्रक्रिया होगी वो आपकी लिखित होगी, लिखित होगी। आपका फिजिकल वो देखा जाएगा, और एक होता है इसमें कि दौड़ वौड़ देखी जाएगी। ठीक है। 3 स्टेप होंगे, एक लिखित परीक्षा होगी, एक आपका जो होगा फिजिकल स्टैंडर्ड देखा जाएगा मानकों के आधार पर, और तीसरा आपका जो होगा वो जो दौड़ वौड़ कराई जाएगी, जो प्रैक्टिस कराई जाती है वहाँ पर, वो देखा जाएगा। पहले देखते हैं लिखित परीक्षा, पहले देख लें। लिखित परीक्षा में 4 सब्जेक्ट होंगे, हिंदी होगा, मूल विधि होगा जिसमें संविधान और के भी क्वेश्चन होंगे। ठीक है। मूल विधि, संविधान और जीके तीनों होगा, और फिर होगा मैथमेटिक्स, सामान्य मानसिक योग्यता और रीजनिंग। सभी के 40-40 क्वेश्चन आएंगे, 100-100 नंबर का फिर एक एक पेपर हो, एक एक सब्जेक्ट होगा, यानी 160 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 400 नंबर के, 400 नंबर में आएंगे 160 क्वेश्चन। ठीक है। और प्रत्येक सेक्शन में, यानी 4 सेक्शन है, हर एक सेक्शन में आपको 35% पासिंग मार्क्स लाना है, 35% पासिंग लाना है आपको हर एक सेक्शन में, 35% पासिंग लाना है हर एक सेक्शन में, यानी चारों सेक्शन में आपको पासिंग लाना है 35%। लेकिन टोटल जो है, यानी चारों सब्जेक्ट का मिला के 50% से कम नहीं होना चाहिए। यानी 400 नंबर का पेपर है तो 200 नंबर मिनिमम होना चाहिए, 200 से कम हुए तो आप फेल माने जाएंगे। ठीक है, ये समझ लीजिएगा। पेपर जो होगा ऑफलाइन होगा, ओएमआर शीट होगी, ओएमआर शीट भरनी होगी, गोला भरना होगा आपको, गोले में जो एक से अधिक भरना नहीं गोला। ठीक है। 2 घंटे का टाइम होगा इस पेपर को देने के लिए, 2 घंटे का टाइम होगा, 2 आवर्स मिलेंगे, 160 क्वेश्चन होंगे, और आपको जो है इसकी जो 3 प्रतियां मिलेंगी। ओएमआर जो होगा वो 3 होगा, 3 में एक चला जाएगा आपके पास, आपका जो है बोर्ड जो एग्ज़ाम करा रहा, ओरिजिनल जो भी संस्था एग्ज़ाम कराएगी उसको चला जाएगा, एक आपको दे दी जाएगी कॉपी। ठीक है। एक कॉपी आपको मिलेगी, और अभ्यर्थी मूल प्रति नहीं ले जा सकता है, और बोर्ड के पास रहेगी, स्कैनिंग के लिए एक रखी जाएगी, एक स्कैन करी जाएगी, एक बोर्ड के पास रहेगी, एक आपको दी।
उसके बाद उसकी आंसर की जारी की जाएगी। आंसर की से आप मिला सकते हैं अपने क्वेश्चन कितने सही हुए। आप चाहें तो उसको आप उन पे वो भी कर सकते हैं बाद में कि जैसे लगे आपको ये क्वेश्चन हमारा सही था, ये गलत हो गया, ये क्वेश्चन ये 2 ऑप्शन है, ये सब बाद में बोर्ड देखेगा। ठीक है। अगर जो एक से ज़्यादा डेट में हुआ एग्ज़ाम, वैसे तो एक डेट में कराने की कोशिश की जाएगी, लेकिन एक से ज़्यादा डेट में अगर जो एग्ज़ाम हुआ तो नॉर्मलाइजेशन की पद्धति इसमें अपनाई जाएगी। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए 10 डेट में एग्ज़ाम कराया गया, किसी में आसान पेपर आ गया तो उसके नंबर थोड़े कम कर दिए जाते हैं, किसी दिन पेपर कठिन आ गया तो उसके पेपर थोड़े बढ़ा दिए जाते हैं। इसको नॉर्मलाइजेशन कहा जाता है। तो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस पे इसका रिजल्ट निकाला जाएगा। ठीक है। निगेटिव मार्किंग इसमें होगी नहीं, यानी सारे क्वेश्चन आपको करना, निगेटिव नहीं है जब। ठीक है। हिंदी विषय को छोड़ के बाकी सारे सब्जेक्ट जो हैं वो बाईलिंगुअल होंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में पूछे जाएंगे। हिंदी तो हिंदी में ही जाएगी। और यदि किसी प्रश्न के एक से अधिक उत्तर हुए, ठीक है, जैसे मान लीजिए 2 ऑप्शन सही हैं, ठीक है, दोनों आंसर सही आ गए, तो जो दोनों में से कोई भी लगा देगा उसका सही माना जाएगा। ठीक है। गलत क्वेश्चन होगा तो उसको बोर्ड हटा देगा। ठीक है। मान लीजिए गलत ऑप्शन हो जाए सभी तो हटा देगा, वो फिर बाद में देखा जाएगा। ठीक है। फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, डीवी होता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा डीवी होगा। लगभग मान के चलिए इसका जो रिटन एग्ज़ाम होगा उसका 3 या 4 गुना ज़रूर बुलाएंगे। ठीक है। यानी करीब 4,500 वैकेंसी है, तो मान के चलिए 4 या 12 15,000 स्टूडेंट्स तो लिए ही जाएंगे। ठीक। कंपटीशन टफ है, अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। आप भरेंगे ज़्यादा, इसमें कम से कम 8 से 10 लाख लोग भरेंगे ही। बेरोजगार पड़ा हुआ है, पूरे हिंदुस्तान से ही भरा जाएगा, इधर उधर से, बिहार से, राजस्थान। तो आप मान के चलिए 8-10 लाख बच्चा तो होगा ही होगा, और उसमें से 15 से 20 हज़ार सेलेक्ट होना है, तो फिजिकल होगा उनका जो भी होगा। ठीक है। इसलिए आप थोड़ा अच्छी से तैयारी करिए, और हम आपको यूट्यूब पे ऑनलाइन फ्री पढ़ाएंगे, पूरा इसका कोर्स पढ़ाएंगे। ठीक है। एसआई का देखते रहिएगा, हमारा चैनल समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है इसकी साइट जो है मैंने वहाँ से डाउनलोड किया है, आप देख लीजिएगा। UPP साइट है इसकी, UPPBPB.government.in है। उस पर जाके आप इसको देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। हम आपको इसको खाली इसकी जो है जो विज्ञप्ति है उसको समझा रहे हैं और पेपर्स को समझाएंगे। ठीक है। आप देखना चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक। मूल प्रमाण पत्र आपके जब चेक हो जाएंगे उसके बाद अग्रिम कार्रवाई के लिए आपको बुलाया जाएगा कि आपका जो है फिजिकल वगैरह शारीरिक मानदंड आपका चेक किया जाएगा, और इसमें ऊंचाई वगैरह आपकी जो है हाइट देखी जाएगी, और आपका जो है सीना वगैरह देखा जाएगा, जिसको हम कहते हैं शारीरिक मानदंड। ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होगा वो आपका देखा जाएगा। तो जो जनरल कैंडिडेट हैं उनकी हाइट जो है 168 सेंटीमीटर होना चाहिए, और अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए 168 होना चाहिए जनरल ओबीसी वगैरह, 168 हाइट होना चाहिए सेंटीमीटर, और 160 अनुसूचित जनजाति के लिए होना चाहिए। ठीक है। अनुसूचित जाति के लिए यानी जनरल, ओबीसी और एससी, इनके लिए जो है 168, और एसटी के लिए जो है वो 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। इसी तरीके से सीना जो है इनका होना चाहिए 79, और सीना जो है इनका होना चाहिए जनरल ओबीसी वगैरह का 79, और फुलाने पर 84 फुलाने पर, और एसटी का जो होना चाहिए वो सीना 77, फुलाने पर 82। एसटी को थोड़ी छूट दे दी गई है क्योंकि पहाड़ी इलाकों वगैरह में रहते हैं तो इनका थोड़ा हाइट कम रह जाती है। ठीक है। और फुलाने पर न्यूनतम 5 सेंटीमीटर फुलाना जरूरी है। सीना जैसे फुलाया जाता है यूं करके, न्यूनतम 5 सेंटीमीटर जरूरी फूले आपका सीना। ठीक है। इसी तरीके से महिलाओं के लिए रखा गया है, महिलाओं की जो हाइट है 152 सेंटीमीटर होना चाहिए, अनुसूचित जनजाति के लिए जो है 147 सेंटीमीटर। इनका सीना वीना नहीं देखा जाता है, बस इनका वजन देखा जाएगा, 40 किलो से कम नहीं होना चाहिए वजन। ठीक है। यदि कोई शारीरिक मानदंड के असंतुष्ट हो तो वो ठीक से अपनी जांच करा ले, और कहीं की भी जांच मानी नहीं जाएगी। आप सोचें हम पहले चेक करा चुके हैं, मेडिकल चेकअप करा चुके हैं, सब कुछ करा चुके हैं, फिजिकल देख चुके हैं, लेकिन जो वहाँ पर देखेंगे उनके जो आदमी, उनके जो टीचर्स लगे होंगे, वही माना जाएगा। ठीक है। बाहर का कुछ नहीं माना जाएगा, वो अपना चेक करेंगे, उसी टाइम समय बताएंगे कि आप योग्य हैं कि नहीं। ठीक। अब फिर होगा दक्षता परीक्षा, एफिशिएंसी टेस्ट, यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, पीईटी बोला जाता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट।
वो तो स्टैंडर्ड टेस्ट हो गया जिसमें आपका सीना वीना देखा जाएगा। एफिशिएंसी में क्या देखा जाता है कि आपको दौड़ाया जाएगा बाद में, ठीक है। 4.8 किलोमीटर आपको दौड़ना है, 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में दौड़ना है, 28 मिनट में दौड़ना है, यानी लगभग 5 किलोमीटर 28 मिनट में दौड़ना है पुरुषों को। और महिलाओं को 2.4 किलोमीटर दौड़ना है, महिलाओं को 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में, ठीक है। ये फीमेल के लिए है और ये है मेल के लिए। आदमी को जो है 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में, महिलाओं को 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में है। ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। जब आप ये पास कर जाएंगे तब आपका रिटर्न का एग्ज़ाम देखा जाएगा कि किसके ज़्यादा हैं तो वो निकाला जाएगा, ठीक है। ये मतलब सबका होगा, जो 3 गुना या 4 गुना बुलाए जाएंगे इन सबका ये सब टेस्ट हो जाएगा। बाद में रिटेन के नंबर देखे जाएंगे किसके ज़्यादा हैं तो वो ऊपर से 4,543 पोस्टें जो लेनी है वो ले ली जाएंगी। वेटिंग वगैरह इसमें नहीं बनेगी, ठीक है। आप इस भूल में ना रहिएगा कि वेटिंग बनेगी, ये हो जाएगा बाद में उठाएंगे, कुछ नहीं, ठीक है। और दक्षता परीक्षा जो है वो एसपी वगैरह जो होते हैं उनके उसमें देखा जाएगा। अच्छा, एक कंडीशन ये भी है, जब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या स्टैंडर्ड टेस्ट वगैरह होगा उस समय महिला कभी कभी ऐसा होता है प्रेग्नेंट है, तो वो उस समय तक उनको ठीक हो जाना है, जो भी होना है, ठीक है। जब उनका लिया जाएगा वो टेस्ट, अगर जो देखा जाएगा तो उस तारीख तक के उनका हो जाना चाहिए, जैसे मतलब डेट दी गई महीना भर की, तो महीना भर के अंदर ही उनको फिट हो जाना चाहिए, ठीक है। जैसे 1 तारीख से लेके और 30 तारीख तक के वो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या वो सब होगा, तो उतने दिन में हो जाए तो जैसे मान लीजिए उसका 1 तारीख को नंबर आना है, वो 30 को भी करा सकती है, ठीक है। यानी महीना भर बाद, महीना भर के अंदर। अब 30 तारीख के बाद अगर जो सोचे वो हम अपना फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट दे तो नहीं, ठीक है। उतने ड्यूरेशन में, यानी महीना भर जो फिजिकल चलेगा उसके अंदर ही आपको फिट हो जाना है अपना दिन भी। ये सिर्फ महिलाओं के लिए है, ज़्यादातर जो प्रेग्नेंट टाइप की हो, ठीक। स्टेरॉइड वगैरह नहीं लेना, आपको किसी तरीके की कोई दवा नहीं लेनी है। अंतिम चयन जो होगा वो बोर्ड लिखित परीक्षा के आधार पर ही होगा, ठीक है। वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, कोई किसी भी तरीके की वेटिंग लिस्ट नहीं रहेगी, और आपका जो है श्रेष्ठता सूची के आधार पर होगा। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है सेम नंबर आ गए, ठीक है, फिजिकल भी ठीक है, सब कुछ ठीक, अब क्या करें, तो उसमें जिसकी उम्र ज़्यादा होगी उसको ले लिया जाए, ठीक है। अब मान लीजिए उम्र भी ज़्यादा हो गई, तो उम्र के बाद जब ज़्यादा हो जाएगी तब आपका देखा जाएगा कि किस स्टूडेंट का, जो मान लीजिए किसने और अधिमानी अहिर्ता हासिल कर रखी है, अगर जो मान लीजिए वो भी सेम हो जाए, ठीक है, यानी जैसे किसी ने कंप्यूटर कोर्स या एनसीसी वगैरह सब कुछ कर रखा है और दूसरे ने भी कर रखा है, सब कुछ जब बराबर हो जाएगा तो इंग्लिश का अल्फ़ाबेट देखा जाएगा, जिसका नाम पहले होगा अल्फ़ाबेट में उसको ले लिया जाएगा, जिसका बाद में होगा उसको छोड़, ये तो सेम नहीं ही होगा, ठीक है, ये देखा जाएगा लास्ट में, ठीक। चलिए फिर देखते हैं वो जो भी होगा। और पुरुष जो है उत्तर प्रदेश के मूल निवासी को ही लंबवत और क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। आरक्षण जो है, आरक्षण की 2 स्थितियां हैं, एक लंबवत वर्टिकल है आरक्षण, एक हॉरिजेंटल है, लंबवत और क्षैतिज आरक्षण है। पुरुष को दोनों टाइप का आरक्षण रहेगा और महिलाओं को जो है, और ये उत्तर प्रदेश के निवासी होना चाहिए, ठीक है। महिला किसी भी हिंदुस्तान की कहीं भी किसी भी स्टेट की निवासी हो, वो सब अप्लाई कर सकती है। हाँ, उनको आरक्षण वगैरह वैसा नहीं रहेगा कि मतलब इनको, वो नॉर्मल रहेंगी, मतलब चाहे वो जिस भी स्टेट की हो, ठीक है। फिर अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य श्रेणियों के लिए जो आरक्षण है वो उत्तर प्रदेश का जो आरक्षण मिलता है उसी के हिसाब से रहेगा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण मिलेगा, जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनको 10% आरक्षण मिलेगा। आरक्षण को समझ लें, अनुसूचित जाति को 21%, यानी एससी को 21% आरक्षण है, अनुसूचित जनजाति को 2%, अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% का आरक्षण है, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस को 10% का आरक्षण है। ये वर्टिकल यानी लंबवत आरक्षण है। और हॉरिजेंटल क्या है, हॉरिजेंटल समझ लीजिए, हॉरिजेंटल में वो आ जाएंगे जैसे स्वतंत्रता सेनानी है, स्वतंत्रता सेनानी आश्रित को 2% का आरक्षण है, भूतपूर्व सैनिक को 5% का, महिलाओं को 20%, महिलाओं को 20% का आरक्षण, क्षैतिज आरक्षण, ठीक है। महिला कहीं भी हो उनको सबको एक जैसा ही माना जाए पूरे इंडिया का, ठीक है। पुरुषों में केवल स्टेट का ही लिया जाएगा, यूपी का ही। अच्छा,
और आपका जो प्रमाण पत्र देखा जाएगा, जितने भी सर्टिफिकेट है वो 11 सितंबर से पहले के बने होना चाहिए। यानी जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ये 11 सितंबर 2025 से पहले के ही मान्य होंगे, उसके बाद के नहीं। ठीक है, चाहे वो अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, कोई भी हो, ठीक है, सभी का जो है। और अन्य पिछड़ा वर्ग का 1 अप्रैल 2025 से 11 सितंबर 2025 के बीच का होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस भी इसी प्रकार का है। ठीक है, राज्य कर्मचारी 11 सितंबर से पहले, स्वतंत्रता सेनानी, मूल निवास प्रमाण पत्र जो है वो 11 सितंबर से पहले का ही मान्य होगा। ठीक है, 5 से 6 महीने का ही मान्य होता है, मान के चलिए। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो आश्रित होंगे, जो वीर गति में प्राप्त किए, नजरबंद किए गए, यानी स्वतंत्रता आंदोलन में जिन्होंने भाग लिया, उनके जो आश्रित हैं उन्हीं को आरक्षण मिलेगा, अदरवाइज औरों को नहीं मिलेगा। ठीक है, भूतपूर्व सैनिक, उन्होंने किसी भी सेना में काम किया हो, उनको आरक्षण मिलेगा, सेना वाला। ठीक है, उसके बाद देखते हैं लिखित परीक्षा। अब लिखित परीक्षा कैसे होगी, उसका सिलेबस क्या है, इसको समझते हैं। ठीक है, तो लिखित परीक्षा में एक पेपर हिंदी का, एक मूल विधि का, सामान्य ज्ञान और संविधान का साथ में होगा, एक होगा मैथ का और एक होगा आपका रीजनिंग का। 40-40 क्वेश्चन होंगे, 160 क्वेश्चन होंगे, 100-100 नंबर के होंगे, 400 नंबर के, और निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, अब जस्ट सिलेबस को समझ लें हम। हिंदी का जो सिलेबस है, हिंदी का सिलेबस क्या रहेगा, हिंदी और भारतीय भाषाएं आएंगी इसमें। हिंदी व्याकरण पूछा जाएगा, ग्रामर पूछा जाएगा, वर्णमाला, तत्सम तद्भव, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द, वाक्यों के लिए एक शब्द जिसको बताया जाता है, शुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना होगा, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, काल, वाच्य, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे, रस, छंद, अलंकार, अपठित गद्यांश वगैरह पूछा जाता है, प्रसिद्ध कवि, लेखक, उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हिंदी भाषा में, और विधि, विविध, ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे हिंदी में, यानी हिंदी ग्रामेटिकल पूछी जाएगी। उसके बाद मूल विधि क्या पूछी जाएगी, तो बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता जो बनी है, और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, BNSS, महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति सदस्यों को आरक्षण देने के संविधिक प्रावधान, यातायात नियम, यानी जो भी लॉज हैं उसके ऊपर। फिर संविधान, संविधान का उद्देश्य, मौलिक अधिकार, नीति निषेधता, मूल कर्तव्य, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है, एक चैप्टर हमने पढ़ाया भी है कॉन्स्टिट्यूशन का, एक वीडियो डाला है, देख लीजिएगा थोड़ा सा क्या है वो कॉन्स्टिट्यूशन से पूछा जाएगा। और वैसे इसमें जो पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बताएंगे हम, पिछले साल के भी क्वेश्चन। सामान्य विज्ञान में वही है, यानी इतिहास है, भूगोल है, अर्थव्यवस्था है, संस्कृति, करंट वगैरह क्वेश्चन, पर्यावरण, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भारत, उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में पूछा जाएगा, यूपी की जीके भी पूछी जाएगी, पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में पूछा जाएगा, भारत उसके पड़ोसी देश, कंप्यूटर में भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जीके पूछी जाएगी। यानी जो मूल विधि है आपका, मूल विधि, संविधान और जीके, ये तीनों चीज़ें पूछी। ठीक है, जीके में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, ये सब कुछ साइंस होगा। ठीक, उसके बाद फिर आपका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। मैथ में जो पूछा जाएगा आपका नंबर सिस्टम है, सिंप्लीफिकेशन है, हाइट एंड HCF है, LCM है, ये पूछा जाएगा, अनुपात समानुपात पूछा है, प्रतिशतता पूछा जाएगा, लाभ हानि, डिस्काउंट पूछा जाएगा, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, औसत, भागीदारी, काम समय, चाल समय, ठीक है, सारणी और ग्राफ, डाटा इंटरप्रिटेशन वगैरह, मेंसुरेशन पूछा जाएगा, और अंकगणितीय संगणना, यानी एनालिटिक फंक्शन ऑफ अर्थमेटिक, और मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन। लॉजिकल डायग्राम रीजनिंग में आएगा, मतलब इसमें आएगा, और रिलेशनशिप, इंटरप्रिटेशन, बोध, वर्ड फॉर्मेशन पूछा जाएगा रीजनिंग में। ठीक है, और समरूपता वगैरह पूछा जाएगा, ये मैथ के साथ ही जुड़ा रहेगा, रीजनिंग का थोड़ा सा पोर्शन रहेगा, और डायरेक्शन सेंस। ठीक है, तो ये सब रहेगा, आप इसका PDF भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा नज़दीक से देख लीजिएगा, आप कायदे से समझ। वैसे जब हम पढ़ाएंगे तो पूरा सिलेबस ही पढ़ाएंगे, आपको बता देंगे। ठीक है, आप हमारा वीडियो देखते रहिएगा, और हम ऑनलाइन पढ़ाएंगे यूट्यूब पे, सारे सब्जेक्ट से लगभग पढ़ाएंगे। ठीक, मानसिक अभिरुचि जो है, यानी रीजनिंग में रिलेशनशिप पे क्वेश्चन आएगा, संबंध वगैरह जिसको बोला जाता है, और स्पॉटिंग एरर वगैरह पूछा जाएगा। ठीक है, सीरीज पे क्वेश्चन आएगा, कोडिंग डिकोडिंग आएगा। ठीक है, डायरेक्शन पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन, वेन डायग्राम के ऊपर, अरेंजिंग के ऊपर पूछा जाएगा, फिर एनालॉजी है, डिफरेंसेस है, स्पेस विजुअलाइजेशन है। ठीक है, यानी आपकी जो है कुछ क्वेश्चन वैसा आएगा, सिलोजिज्म वगैरह आएगी। ठीक,
यानी वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल दोनों रीजनिंग आएगी। वर्बल नॉन वर्बल यानी वर्बल और पिक्चर रीजनिंग दोनों पूछी जाएगी। रीजनिंग कायदे से पढ़ लीजिएगा, ठीक। उसके बाद आपका ये तो हो गया आपका सिलेबस, आपकी नोटिस हो गई, आपकी सिलेबस हो गई। क्वेश्चन जो पेपर आएगा वो सब ऑब्जेक्टिव होगा। क्वेश्चन पेपर जो आएगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर लगा लेना है। तो पिछले सालों में जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें जो क्वेश्चन एक बार ज़रूर लगा लीजिए। पुराने साल की आप कोई ले लीजिएगा, ठीक है, उससे लगा लीजिएगा। अब आपको बुक्स कौन कौन सी लेनी है, इसको पढ़ने के लिए बुक्स कौन कौन सी लेनी है। ज़्यादा बुक्स नहीं खरीदनी है। इसका जो जीएस जो पोर्शन है, जो जीके है, जीएस है या मूल संविधान जिसको बोल रहे हैं, उसके लिए कुछ किताबें लेनी है। एक तो आपको मूल विधि की किताब एक ले लेनी है, मार्केट में मिल जाएगी मूल विधि, ठीक है। जो अच्छी आए किताब वो ले लीजिएगा, मूल विधि। इसके अलावा जीके की जो बुक लेनी है वो आपको लूसेंट लेनी है। लूसेंट जीके प्लस करंट के लिए आपको लेना है सक्सेस मिरर। सक्सेस मिरर ये करंट अफेयर्स के लिए है, ठीक है। करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए सक्सेस मिरर लेना है। और एक आपको जीके की जो है वो घटना चक्र भी ले लेना है। करंट में पढ़ लीजिएगा घटना चक्र, ठीक है। घटना चक्र ये भी ले सकते हैं। सक्सेस मिरर और घटना चक्र दोनों ले लीजिए तो अच्छा रहेगा। और इनके पेपर इसमें दिए होते हैं, पिछले साल के पेपर्स कोई दिए होते हैं जीके वगैरह के, मैथ के, तो आप पेपर्स भी साथ में लेगा। लूसेंट की आपको जीके लेनी, बस एक किताब खाली लेनी पढ़नी है, और सक्सेस मिरर ले लेना, घटना चक्र। मूल विधि जो है संविधान वो इसमें भी लूसेंट से भी कवर हो जाएगा। और इसके लिए लेना हो तो बेयर एक्ट की किताब आती है, बेयर एक्ट, वो भी पढ़ सकते हैं। बेयर एक्ट हालांकि काफ़ी वैसी किताब है, ठीक है। तो इसमें मूल विधि संविधान या आपको जो है भारतीय न्याय संहिता की किताब लेकर के उससे भी थोड़ा बहुत पढ़ें। हालांकि वो ज़्यादा याद रहेगा नहीं बच्चे, केवल जो सर्विस में हैं, पुलिस विभाग में है, वो भले याद रख पाएँ और नहीं याद रख। तो आप खाली जीके निकाल लीजिए और उसके साथ करंट अफेयर्स वगैरह कर लीजिए तो आपका हो जाएगा लगभग 35% आपको इसमें पास करना। फिर आप मैथ, रीजनिंग और हिंदी में आप, ठीक है। वैसे मूल विधि में बेयर एक्ट ले लीजिएगा पढ़। उसके बाद मैथ की केवल एक किताब पढ़नी है, एक ही किताब लेनी है, आर.एस. अग्रवाल की। आर.एस. अग्रवाल की केवल एक किताब लेनी है। रीजनिंग की केवल एक किताब लेनी है, के.पी. सिंह की किताब लेनी है। रीजनिंग की बहुत अच्छी किताब है के.पी. सिंह, ठीक है, इससे पढ़ लीजिएगा। और आपका जो है हिंदी जो है, हिंदी लेनी है, हिंदी की दो किताबें बस लीजिएगा। एक आती है वासुदेव नंदन की, वासुदेव नंदन, ठीक है। और दूसरी आती है आदित्य प्रकाशन की, सफ़ेद रंग की किताब है, उसमें प्रैक्टिस दी है, आदित्य प्रकाशन की किताब आती है। और दो किताबें लेके हिंदी चाटिएगा और कुछ ना करिए, ठीक है। इसके अलावा एक प्रैक्टिस सेट ज़रूर लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट एक एसआई का ज़रूर ले लीजिएगा, जिसमें 40 से 50 सेट होना चाहिए और ऑथेंटिक होना चाहिए। वो सेट ऑथेंटिक कोई पब्लिकेशन हो उसका होना चाहिए, या तो किरण वालों का हो या तो अरिहंत वालों का। ये दो ज़्यादा ऑथेंटिक है, या विद्या पब्लिकेशन का भी ठीक ठाक आता है, ठीक है। घटना चक्र वाले भी निकालते हैं, उनका भी थोड़ा सा ठीक होता है, या यूथ कंपटीशन वालों का सेट। इनमें से कोई भी आप एक प्रैक्टिस सेट 40 का ले लीजिए, ठीक है। चाहे आप अरिहंत का ले लीजिए, चाहे आप किरण का ले लीजिए, चाहे आप यूथ का ले लीजिए, चाहे आप घटना चक्र वालों का ले लीजिएगा, ठीक है। कोई भी एक प्रैक्टिस सेट इनमें से लीजिएगा, बाकी कचरा मत लीजिएगा। मार्केट में कचरा बहुत बिकता है, ठीक है। यूथ वालों का अच्छा होता है, यूथ वालों का ले लीजिए, ठीक है, उनकी जीके ठीक है। और किरण वालों का जो है मैथ रीजनिंग सही रहती है, ठीक है, अरिहंत की भी ठीक रहती है। तो ये सब मिला जुला के देंगे, एक कोई ले लीजिएगा। आप हमारी समझ से तो यूथ वालों का अच्छा आता है, यूथ वालों का ले लीजिए, ठीक। यूथ पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट एक लीजिए, 40-50 जिसमें हो वो ले लीजिए। प्रैक्टिस सेट 2-3 ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइएगा। आप भले ये कम पढ़िए, लेकिन प्रैक्टिस सेट जरूर एक रोज़ ज़रूर लगाइएगा, ठीक है। और उसको साल भी कर लीजिएगा। बस इतना ही आपको लेना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, चक्कर में नहीं पढ़ना है। और अखबार अखबार छोड़ दीजिएगा, अखबार मत पढ़िएगा। करंट के लिए अखबार पढ़ना नहीं, कुछ नहीं, कोई अखबार नहीं पढ़ना, कोई न्यूज़ नहीं देखना, कोई यूट्यूब चैनल नहीं देखना, किसी को नहीं देखना है, ठीक है। सिर्फ आप उसी को देखिए कि जिससे लगे कि हमारा ये सब्जेक्ट क्लियर। वैसे लाइव यूट्यूब पे हम पढ़ाएंगे, पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे, रोज़ एक वीडियो डालेंगे, मतलब रोज़ एक पढ़ाएंगे, लाइव आएंगे हम, 1 घंटा आपको तैयार कराएंगे। बस उतना ही तैयार करते जाइएगा, आपका हो जाएगा, ठीक है।
और वैसे आपको लगे कि ये टॉपिक मेरा क्लियर नहीं हो तो उसको भले देख लीजिए, लेकिन पढ़िएगा किताब से ही। आपको बुक से ही पढ़ना है, अपनी तैयारी बुक से ही करनी है और कहीं से नहीं। ठीक है, और प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाइएगा। ठीक, जो हमने बताया उन्हीं में से कोई एक ले लीजिएगा, प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, इस तरीके से तैयार करिएगा, आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। देखिएगा आप, गारंटी लेते हैं। ठीक है, अगर जो आपका सिलेक्शन ना हो तो हमको जिस चौराहे पे कहिएगा मैं आ जाऊँगा। ठीक, दैट्स इट।